शर्म कर, शर्म कर, बेगैरती के पुतले, शर्म कर। शरीरों के शर से, बुरों के असर से, जफा से, खता से, दगा से भरा है। जफाकार, अय्यार, मक्कार, मूजी, फरिश्ते से शैतान पैदा हुआ है। न कदर मोहब्बत, न पासे शराफत, न तौकीर व इज्जत, न खौफ खुदा है। बुराई का बंदा, तबीयत का गंदा, न दुनिया की इज्जत, न शर्मो हया है। मेरी शानो शौकत, बुजुर्गों की इज्जत, मिटी दो जहां से तेरे शोधेपन से। बुराई भी कहती है तुझको बुरा है, निदामत भी नादिम है तेरे चलन से। बस जनाब बस, इतना ना फरमाइए कि मैं सख्त ज़बान बोलने पर मजबूर हो जाऊं। आपकी बातों से तबीयत उबलती है। याद रखिए, जब पत्थर पर पत्थर गिरता है तो दोनों से चिंगारी निकलती है। मुझ में भी शरारत है, हरारत है, गज़ब है। उस पर भी जो कहता नहीं कुछ ज़र्फ़ अदब है। राहत नहीं देते तो अजियत भी ना दीजिए, रख ली है दुआएं तो ये लानत भी ना दीजिए। ये स्टेज की दुनिया है। आज सिनेमा और टेलीविजन का दौर दौरा है, लेकिन एक दौर ऐसा भी गुजरा है जब स्टेज ने बेपनाह शोहरत हासिल की थी। इसी स्टेज पर लोगों ने तारीखी दास्तानें, मजहबी किस्से, इश्किया हिकायतें पेश करके दादे तहसीन और तालियां वसूल की। मोहब्बत, नफरत, रंगीनी, मस्ती, खुशी, गम, हर एहसास, हर जज्बा, क्या नहीं था स्टेज पर, क्या नहीं था ड्रामे में। आइए ड्रामे की तारीख पर एक नज़र डालते हैं। बकौल वक़ार अजीम, मशरक़ में हिंदुस्तान और मगरिब में यूनान को ड्रामे की तख्लीक और परवरिश में आगोश मादर और गहवारे मोहब्बत की हैसियत हासिल है। लफ्ज़ ड्रामे की असल यूनानी है और इस ज़बान में इसके मानी हैं करके दिखाना। गोया यूनानियों के नज़दीक ड्रामे का सबसे बड़ा इम्तियाज़ और उसका बुनियादी उन्सुर उसकी यही खुसूसियत है कि जो कुछ लिखा जाए उसे करके दिखाया जाए। पहले ज़माने में नजरी तफरीह का जरिया सिर्फ स्टेज ही था। इसीलिए जब स्टेज पर पारसी थिएटर ने अपना डेरा डाला तो उर्दू ड्रामा अवाम में काफ़ी मकबूल हुआ। ड्रामे का ताल्लुक तमसील और नक्काली से है। यूनान और हिंदुस्तान ऐसे ही खित्ते हैं जहां ड्रामे के इब्तिदाई नमूने मिलते हैं। उर्दू ड्रामे का आगाज़ शाहान अवध के आखिरी दौर में हुआ, जब सैयद आगा हसन अमानत लखनवी ने इंदर सभा की तख्लीक की, जिसे स्टेज पर बेपनाह मकबूलियत हासिल हुई। अमानत की नकल में मुतअद्दिद इंदर सभाएं लिखी गईं और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में स्टेज की गईं। लोगों की गैर मामूली दिलचस्पी ने इसे एक मुनाफा बख्श कारोबार की शक्ल दे दी थी। जहाँ तक उर्दू ड्रामे का सवाल है, उर्दू ड्रामे में इस वक्त जो कुछ भी नज़र आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 150 बरस में बिखर और संवर कर हम तक पहुँचा है। वाजिद अली शाह ने रहस्य लिखवा कर अमानत को उर्दू का पहला गिनाइया लिखने की राह सुझाई। 1861 तक बम्बई में 19 थिएट्रिकल कंपनियों के क़याम का सुराग मिलता है, जिनमें से अक्सर उर्दू के ड्रामे स्टेज करती थीं। 1874 में जब दिल्ली में जुबली हुई तो बम्बई की 2 कंपनियां, विक्टोरिया नाटक मंडली, पारसी विक्टोरिया नाटक मंडली और ओरिजिनल विक्टोरिया नाटक मंडली, दिल्ली पहुंची। ये दौर पारसी ड्रामा निगारी का दौर है, जब पारसी थिएटर ने स्टेज पर अपना डेरा डाला और उनका ड्रामा अवाम में काफ़ी मकबूल हुआ। मॉडर्न इंडियन थिएटर की तहरीक शुरू हुई तो इसमें आगा हशर काश्मीरी को कलीदी अहमियत हासिल हुई, जिन्होंने उर्दू ड्रामे को एक नया रूप और अंदाज देकर नाजरीन के दिल में थिएटर के लिए जज्बियत पैदा की, थिएटर को एक नई सिमत और ज़िंदगी अता की। थिएटर और उर्दू ड्रामे के फ़रोग में ये एक रहनुमा की हैसियत रखते हैं। मुक़फ़्फ़ा इबारत और फिलवदी मुकालमे उनकी इम्तियाजी खुसूसियात हैं। आगा मोहम्मद शाह हशर काश्मीरी गूनागूं खुसूसियात के हामिल थे। वो एक शायर, अवामी मुकर्रिर, मिजाह गो और ड्रामा निगार की हैसियत से जाने जाते हैं। आगा हशर 3 अप्रैल 1879 को बनारस में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम हस्ब रिवायत घर पर मशहूर मौलम ज़माना मौलवी हाफिज़ अब्दुस समद ने दी। अंग्रेज़ी तालीम से दिलचस्पी की वजह से उनका दाखिला जय नारायण स्कूल में करा दिया गया। ज़माने तालिब इल्मी में ही
आगा हशर को ड्रामे से दिलचस्पी पैदा हो गई थी। फुर्सत के औकात में अपने हम जमात साथियों के साथ मिलकर इंद्र सभा स्टेज किया करते थे। इत्तेफाक से उसी जमाने में जुबली थिएट्रिकल कंपनी बनारस आई। इस कंपनी के डायरेक्टर अमृतलाल और ड्रामा नवीस एहसन नकवी से बहस के दौरान आगा हसन ने कह दिया कि जैसा ड्रामा आप लिखते हैं मैं 1 हफ्ते में लिख सकता हूं। अपने दावे को साबित करने के लिए आगा हसन ने ड्रामा आफताब मोहब्बत लिखकर स्टेज किया। यही आगा हशर का पहला ड्रामा है और फिर आगा हशर के ड्रामों का वो सिलसिला शुरू हुआ जिसने न सिर्फ ड्रामे को नया रंग आहंग अता किया बल्कि उर्दू अदब के जखीरे में भी गिरा कदर इजाफा किया। तो आगा हशर काश्मीरी सन 1898 में भागकर बनारस से बम्बई चले आए। उस वक्त उनकी उम्र समझिए 16 या 17 साल की थी और बग़ैर बोले हुए घर से वो बम्बई आ गए भागकर। यहाँ आकर वो अल्फ्रेड थिएटरिकल कंपनी के खटाव से मिले, काउस जी खटाव। उनसे जब मिलने के लिए पहुँचे, आगा हशर वैसे तो काफ़ी स्ट्रगल करते रहे, बहुत ज़्यादा कई कंपनियों में गए लेकिन हमेशा मायूसी मिली। और जब वो आखिर में किसी ने उन्हें मशवरा दिया कि तुम काउस जी खटाव से मिलो, तो काउस जी खटाव के पास जब गए तो जब वो बात कर रहे थे कि मैं ड्रामा लिखता हूँ और मेरा ड्रामे आप देखिए या सुनिए मुझसे, तो उस वक्त वहाँ उस दौर के बहुत ही मशहूर एक्टर्स वहाँ पर बैठे हुए थे और राइटर्स भी थे सारे, एहसन, बेताब, सारे लोग। इतने में वहाँ पर चाय आ गई। चाय की केतली लेके नौकर ला आया तो काउस जी खटाव को थोड़ी सी शरारत सूझी या पता नहीं कुछ इम्तिहान लेना मकसूद था। काउस जी ने कहा कि अच्छा तुम ड्रामा लिखते हो मियाँ, तो मुझे ये चाय की केतली यहाँ पर रखी है, चाय के ऊपर कोई तुम अभी इसी वक्त कोई नज़्म या ड्रामा लिख सकते हो? हालांकि एक रिवायत ये है कि काउस जी ने कहा कि ड्रामा लिख के बताइए, एक रिवायत ये है कि काउस जी खटाव ने कहा कि नज़्म लिख के बताइए। बहरहाल उसी वक्त आगा हशर ने बैठ के 5 मिनट में चाय जैसे मौजू पर फ़ौरन एक तवील नज़्म लिख के दे दी और उस नज़्म से काउस जी खटाव इतने मुतासिर हुए कि उन्हें फ़ौरन उन्होंने अल्फ्रेड थिएटरिकल कंपनी में मुलाजिमत दे दी और उनकी तनख्वाह 15 रुपये माहाना मुकर्रर हुई। और यहाँ से यूँ समझिए आगा हशर काश्मीरी के ड्रामों का दौर शुरू होता है। और इसके बाद इस कंपनी को, अल्फ्रेड कंपनी को ज्वाइन करने के बाद, इसमें शामिल होने के बाद आगा हशर ने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। यहाँ से उनकी शोहरत का, उनकी मकबूलियत का जो सिलसिला शुरू हुआ और एक के बाद एक ड्रामे जो उन्होंने लिखना शुरू किए। सबसे पहला ड्रामा उन्होंने अल्फ्रेड थिएटरिकल कंपनी के लिए लिखा मुरीद शक, जो 1898 या गालिबन 99 में लिखा गया था। ये ड्रामा बहुत ही सुपरहिट साबित हुआ और यहाँ से आगा हशर चल पड़े। काउस जी खटाव को ये ड्रामा इतना पसंद आया कि उन्होंने तनख्वाह, आगा हशर की तनख्वाह बढ़ा दी और 30 रुपये माहाना, 15 रुपये से उनकी 30 रुपये माहाना कर दी गई और उसके बाद फिर 40 रुपये। इस तरह हर ड्रामे के बाद उनकी तनख्वाह में 10 रुपये का इजाफा होता था। आगा हशर से पहले जो ड्रामे हुआ करते थे वो या तो परियों की कहानियाँ और देवी देवताओं के किस्से हुआ करते थे, लेकिन आगा हशर ने पहली बार सोशली रेलेवेंट सब्जेक्ट्स को लाना शुरू किया और उसके लिए उन्होंने ख़ुद भी काफ़ी काम किया। अपने तबाजात ड्रामे बहुत सारे लिखे और बहुत सारे उन्होंने तर्जुमे भी किए। उन्होंने शेक्सपियर का जो किंग लियर है उसका सफ़ेद खून के नाम से तर्जुमा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ऐसे काइंड ऑफ एडेप्टेशन उन्होंने उसका किया। ये सारे ड्रामे इसलिए अहम हैं कि वो आज भी किसी न किसी तरीक़े से हमारी जो समाजी प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे आज के जो समाज की ऊंच नीच है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको वो कवर करते हैं और इसलिए वो आज भी अच्छे लगते हैं। हालांकि वो बहुत लाउड हैं, उनके ड्रामा में जो डायलॉग की जो डिलीवरी का अंदाज़ है वो आज का अंदाज़ नहीं है। आज हम रियलिस्टिक ड्रामे करते हैं, वो रियलिस्टिक ड्रामे नहीं थे और इसलिए नहीं थे, उसकी मजबूरी थी। ये नहीं है कि उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया, इसलिए कि ये जो छोटे छोटे हॉल में आज ड्रामा होता है वैसा नहीं होता था। हज़ारों लोग आया करते थे
और ओपन मैदानों में वो नाटक किए जाते थे, तंबू लगा लगा के, जो सर्कस वालों की तरह। और उसमें आवाज़ को दूर तक जाना बहुत ज़रूरी था। तो अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन हो जिसमें आवाज़ खुद ब खुद नीचे चली जाती है तो वो वहाँ मुमकिन नहीं था। इसलिए आप देखेंगे कि जो डायलॉग की जो घनगरज है, जो जिस तरीके से उनको बोला जाता है, उसकी सबसे बड़ी वजह उस ज़माने की ज़रूरत थी। शरीर आराम, खौल को फेल के तराजू में रखकर तोलना चाहिए। सच्ची मोहब्बत जुबान की दुकान और लफ्ज़ों के बाजार में नहीं मिलती। इसे दिल के खजाने में ढूंढना और तबीयत के तहखाने में टटोलना चाहिए। अरे इतनी छोटी और इतनी तर्रार? जी नहीं, यूँ फरमाइए कि इतनी छोटी और इतनी रास्त गुफ्तार। क्या राज गुफ्तारी इसी सुखन साजी का नाम है? तो क्या हक़गोई खुशामदबाजी का नाम है? इजहार वफादारी का खुशामद कहना बज़ुबानी है, और मक्कारी को वफादारी समझना खौफनाक नादानी है। वफादारों को मक्कार कहना तुझे सचता नहीं। दुनिया जानती है कि जो बरसता है वो गरजता नहीं। दिल का हाल जुबान की गुफ्तगू से जाना जाता है। अतर अत्तार के कहने से नहीं, अपनी खुशबू से पहचाना जाता है। छोड़ दे, हट। आज तक छूटी नहीं, बेअदब है तू, मगर झूठी नहीं। ये बातें नापसंद हैं। दुनिया को है पसंद, मुझको नहीं पसंद। खुदा को तो है पसंद। नुकसान उठाएगी तू। मेरा बार ये ताला है, मैं कुछ ना दूंगा तुझको। खुदा देने वाला है। सन 13 में जब वो अपनी कंपनी बना करके लाहौर के दौरे पर गए तो वहाँ एक पंजाबी खातून से, जिसका नाम हूर बानो बताया गया है, कटरा कनस्तर सियालकोट में मौलाना हसन निज़ामी साहब की मौजूदगी में उनका निकाह हुआ। कई हमारे अदीब हजरात ने इस नाम का इंकशाफ नहीं किया, लेकिन मैंने बनारस से रब्त करके उस नाम को हासिल किया। आगा अशर के ड्रामों को अगर हम मुख्तलिफ़ अदवार में तक़सीम कर दें तो ख़ुद आगा अशर ने एक जगह लिखा है कि मेरे ड्रामों के 4 दौर रहे हैं। अगर आगा अशर के उन ड्रामों के मुख्तलिफ़ अदवार को हम देखें तो उनका पहला दौर जो है वो 1897 से लेकर 1905 तक चलता है। इस पीरियड में अल्फ्रेड थिएटरिकल कंपनी के लिए और दिगर कंपनियों के लिए आगा अशर ने जो ड्रामे लिखे उसमें ठंडी आग, मुरीद शक, मारे आस्तीन, मीठी छुरी उर्फ दो रंगी दुनिया, असीर हिर्स, ये ड्रामे बहुत ही मकबूल समझे जाते हैं, बहुत ही कामयाब समझे जाते हैं। आगा अशर काश्मीरी का दूसरा दौर शुरू होता है 1906 से 1909 तक। इस पीरियड में, इस अहद में आगा अशर काश्मीरी ने जो ड्रामे लिखे उनमें थे दामन हुस्न उर्फ शहीद नाज, खूबसूरत बला, सफ़ेद खून, सैद हवस। ये ड्रामे बहुत अहम थे और बहुत सुपर हिट ड्रामे कहलाए उस दौर के। आगा हशर वो पहले आदमी थे जिन्होंने अदब को थिएटर में दाखिल करने की कोशिश की। इससे पहले लिटरेचर जो था वो स्टेज पे नहीं आया था, लेकिन वो लिटरेचर को लेकर आए और उनकी जो ज़बान थी उसकी रवानी, उसकी घनगरज, उसकी खूबसूरती और उन जो लफ्ज़ों का जो तोड़ जोड़ होता है। मैं ख़ुद प्ले राइट हूँ और मुझे मालूम है कि जब हम लिखते होते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो ये होता है कि ये जब एक्टर स्टेज पे बोल रहा होगा तो किस तरह बोलेगा, और वो चीज़ हमको जहन में रखनी पड़ती है। आगा साहब ने भी इस बात को जहन में रखा होगा और जितनी खूबसूरती से उन्होंने उसको पेश किया। उनके यहाँ जो नगमगी है डायलॉग में, हालांकि उसमें उसका जो तेवर है वो कम नहीं होता है, लेकिन एक नगमा है। उनके अपने अशार हैं जो बिल्कुल डायलॉग की तरह आते हैं और ऐसे फिट बैठते हैं कि मालूम होता है कि वो डायलॉग से ज़्यादा मौसर हैं। दुनिया के लिए रोशनी, फूलों के लिए मुस्कुराहट, परिंदों के लिए जमजमे, दरियाओं के लिए तरन्नुम रेज रवानी, सोए हुए कवाए अमल के लिए बेदारी का पैगाम लाने वाला आफताब उफ़क़ मशरिक़ की पेशानी पर ताज ज़रफ़शां की तरह चमक रहा है। कितना पुरजलाल नज़ारा। ये मालूम होता है कि आफताब नहीं, एक नूर की किताब है
जिसमें दुनिया जागने के बाद अपने माजी के ख्वाब की ताबीर पढ़ रही है। सितारों के मुल्क से आया हुआ एक नूरानी फरिश्ता है जिससे कायनात की हर शय जिंदगी की बरकतें मांग रही है। आसमान की मानिंद इस जमीन पर भी हर रोज इसी तरह तुलो गुरूब के मंजर दिखाई देते हैं। इंसानों की किस्मत का सितारा और कौमों के इकबाल का आफताब भी यूं ही गुमनामी की रात का सियाह पर्दा हटाकर शोहरत की फजा में चमकता, कामयाबी के सुनहरे दिनों पर हुकूमत करता और आखिर दुनिया की याददाश्त और तवारीख के सफ़ों पर अपने धुंधले या रोशन निशान छोड़कर शाम फना की तारीकी में गायब हो जाता है। दुनियाए बेसबात में हर शह तेजगाम, हर दिन के साथ रात है, हर सुबह की है शाम। आगा हशर और प्ले हाउस लाजिम मलजूम है, इसलिए कि इस नाम को अगर देखा जाए कि आमतौर पर नाम इलाकों के किस तरह पढ़ते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आगा हशर की ही देन, उनके ड्रामों की देन है। इसलिए कि उनके ड्रामे यहाँ जितने भी अभी फिल्में चलती हैं, सब थिएटर जो है यहाँ पर ड्रामे हुआ करते थे और आगा हशर के ड्रामे ही हुआ करते थे। बॉम्बे टाकीज़ हो, न्यू रोशन हो, अल्फ्रेड हो या ताज हो या निशात हो, रॉयल हो, दौलत टाकीज़ हो, कोई भी हो टाकीज़, यहाँ पर पहले ड्रामे हुआ करते थे, इसलिए लोग इसको प्ले हाउस कहते थे। और ये प्ले हाउस लफ्ज़ ब्रिटिश इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में भी इसका जिक्र मिलता है, उसके बारे में बताया गया। और ये आगा हशर की देन है। आगा हशर अपने वक्त के नाबिगा ड्रामा निगार थे, इसलिए उनको इंडियन शेक्सपियर कहा गया। आगा हशर के मशहूर तरीन ड्रामे नेक परवीन थे, जिसे मैंने देखा, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने सिर्फ ये एक ड्रामा देखा, और ड्रामे नहीं देख सका मैं। न सैदे हवस देख सका मैं, ना यहूदी की लड़की। हाँ, फिल्म ज़रूर देखी थी मैंने, यहूदी की लड़की और यहूदी, 2 फिल्में आई थी जो आगा हशर के ड्रामों पर डिपेंड थी बिल्कुल। तो नेक परवीन का ये आलम था, इतना रश रहता था यहाँ पर कि टिकट मिलना मुश्किल था। लेकिन चूँकि मैं छोटा था, बच्चा था, और तो वहाँ के जो गेट कीपर वगैरह थे वो मुझे देख के बोले बेटा आओ अंदर आओ, और ले जाके आगे बैठाते थे। तो मैं देखता था कि उनकी टेक्निक, रंग कलर की टेक्निक, कलर कैसे बदलना है, क्योंकि उस वक्त कोई लाउड स्पीकर माइक तो होते ही नहीं थे, और आवाज़ बहुत ज़ोर से बोलना पड़ता था। मैं अर्ज़ कर रहा था कि आगा हशर के ड्रामों ने किस तरह से हमारी फ़िल्मों पर असर डाला है। इसमें एक बात ख़ास तौर से और भी मैं कहना चाहूँगा जो मुझे याद आ रही है कि हमारी जो फ़िल्में हैं, इन फ़िल्मों में गानों का जो तसव्वुर है, जो गाने आए हैं, ये आइडिया गानों को शामिल करने का हमारी फ़िल्मों में, ये आइडिया भी दरअसल आगा हशर का और पारसी थिएटर के दौर से आया है। मैंने इसलिए ये प्लेस किए क्योंकि मुझे ये लगा कि इनकी जो थीम्स थी और बहुत ही रेलेवेंट थी। मसलन यहूदी की लड़की, वो मज़हबी तासुब पर बेस्ड है, और मज़हबी तासुब हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला है और जो बिल्कुल हल होने पे नहीं आ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। तो इतनी खूबसूरती से उसमें ये नाटक, और ज़बान तो लाजवाब, क्या ज़बान, क्या शेर व शायरी, क्या बातें, क्या उसके डायलॉग्स, आज तक लोग उनके डायलॉग्स को याद करते हैं और दोहराते हैं। और एक्टर्स के लिए भी एक, मैं समझती हूँ, एक इससे अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं हो सकती कि अगर वो आगा हशर कश्मीरी का कोई नाटक करें और वो भी प्योर पारसी स्टाइल में। आगा हशर कश्मीरी के मैंने नाटक में काम किया है, यहूदी की लड़की में शहज़ादी देसिया का रोल किया है मैंने। और ये बात भी मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि मैंने जो पहला नाटक एक्ट्रेस बतौर काम किया जिसमें, वो वही था। उससे पहले मैं सिर्फ एकजुट थिएटर ग्रुप, जो मेरी अम्मी नादिरा ज़हीर बब्बर की थिएटर कंपनी में है, उसमें सिर्फ कॉस्ट्यूम्स किया करती थी। और मैंने पहली बार एक्ट किया था तो यहूदी की लड़की में ही किया था। और मुझे लगता है किसी भी एक्टर के लिए एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है आगा हशर कश्मीरी का स्क्रिप्ट, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। इतनी जो पूरा उसका जो स्टाइलाइज तरीक़ा है, वो जितनी आपकी झिझक, जो इनहिबिशंस होते हैं एक एक्टर के, उन सब से बाहर निकल कर परफॉर्म करना, एक वो जो एक कंट्रोल्ड, मॉडर्न और सटल एक्टिंग तो धीरे धीरे आप कर ही लेते हैं। बट अगर आप पहले ही और शुरुआत में ही अगर आप में से वो झिझक निकल जाए तो मुझे लगता है वो नींव बड़ी सही पड़ जाती है एक्टिंग की। तो जिस दौर में आगा हशर अपना काम कर रहे थे और उनके जो तजुर्बे थे, उसको देखते हुए मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि
उन्होंने जो कुछ किया वो बिल्कुल सही किया। उस वक्त मंजूम ड्रामा, जो इंदर सभा से आप ले लीजिए, मंजूम ड्रामा था वो, मंजूम ड्रामा ज़रूरी था। डायलॉग जो थे वो मुक़फ़ा होते थे, काफ़िया बंदी उसमें हुआ करती थी। तौफ़ीक़ किस हाल में है, शेर लोहे के जाल में है, ये इस किस्म के डायलॉग हमेशा हुआ करते थे। और शेर जो था, आगा हशर का कमाल ये था कि वो शेर को शेर की तरह नहीं पेश करते थे, बल्कि शेर को डायलॉग की जगह पेश करते थे। और वो इतने चुस्त होते थे क्योंकि उन्होंने, ऐसा नहीं था कि पहले से शेर कह रखे थे या कुछ गज़लें कह रखी थी जिनसे वो शेर ढूंढ के निकाल के और डायलॉग में पिरोते थे, बल्कि वो वहीं, ऐसा सुना गया है कि जब वो लिखवाते होते थे तो उसी वक्त वो शेर की शक्ल में जब आ जाती थी उनकी बात। और वो दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने बहुत से ऐसे मकालमे लिखे हैं जो आज ज़रबुल मिसल बन चुके हैं, जैसे तुम्हारा खून खून हमारा खून पानी, आज भी बोला जाता है। आज 70-80 साल हो चुके हैं उनके इंतकाल को, लेकिन ये कि हम तुम्हारा खून खून हमारा खून पानी से आगे नहीं बढ़ पाए। लाहौर में मुख्तार बेगम नाम की एक अच्छी मुगनिया बड़ी मशहूर हो गई थी, तो कलकत्ता की एक कंपनी जो है उनको मदऊ किया कलकत्ता में गाने के लिए। और उसके साथ में फिर उन्होंने एक दूसरा एक काम उसके ज़िम्मे सौंपा कि आप ड्रामे के अंदर भी काम करें। तो वो कलकत्ता जब आई तो सबसे पहले आगा हशर से मिली। आगा हशर भी को वो जानती नहीं थी, ना आगा हशर उनको पहचानते थे। लेकिन जब दोनों की मुलाकात होने के बाद फिर उनका भी ऐसे ऑपरेशन हुआ। आगा हशर ने बड़ी उनके साथ ये किया, दोस्ती निभाई उनके साथ में, और फिर उनको सब डायलॉग भी सुनाए। धीरे धीरे वो उनके ड्रामों में काम भी करने लगी। तो लोग उसको कहते थे साहिरा अदाकारा मुख्तार बेगम। धीरे धीरे आगा हशर से उनके ताल्लुकात होते गए, वो मंजूर नज़र बन गई उनकी। आगा हशर कई बार उनसे सलाह भी लेते थे ड्रामों में। सन 35 में आगा हशर की मौत के बाद वो कहाँ लापता हो गई, कुछ पता ही नहीं चला। मुझे कंदल ड्रामा नंबर में उनकी तस्वीर, धुंधली तस्वीर मिली, आधी स्टोरी मिली। सन 35 के बाद कहाँ गई पता ही नहीं। मेरे कलम फरमा लाहौर में थे। जब मेरी किताब लाहौर पहुँची तो उनसे मैंने जिक्र किया कि भाई मुख्तार बेगम का अगर कुछ मालूम आता तो दो मुझे, मेरे पास आधी कहानी है उनकी। तो उन्होंने वहाँ से ज़ेरॉक्स करके मुख्तार बेगम की पूरी कहानी और उनकी 2 अच्छी तस्वीरें ज़ेरॉक्स करके भेजी, और मैंने यहाँ उनका खाका मेरा मुकम्मल हो गया। आगा हशर के बहुत सारे ड्रामे तो अवेलेबल नहीं हैं, उनके स्क्रिप्ट किसी के पास नहीं है, लेकिन जो स्क्रिप्ट अवेलेबल हैं उनमें से बहुत सारे छप चुके हैं। फिर भी उनको सही तरीके से शाया किया जाना चाहिए, उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए। जो फिल्म इंस्टीट्यूट्स हैं, जो थिएटर इंस्टीट्यूट्स हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जैसी जगह हैं, उनमें वो नाटक पढ़ाए जाने चाहिए। हम अगर अपने माजी को नहीं जानेंगे तो हम अपने मुस्तकबिल को भी नहीं जान पाएंगे। कहीं दिखाई नहीं देता, कहीं पता नहीं मिला। क्या मैं ये यकीन कर लूं कि जिस तरह इंसान को बुढ़ापे में तंदुरुस्ती छोड़ देती है, दूसरी जगह लियाकत से ज्यादा तनख्वाह मिल जाने पर आका को नमक हराम नौकर छोड़ देता है, मुसीबत आ जाने पर खुशामदी मुसाहिब और झूठे दोस्त छोड़ देते हैं, इसी तरह दुनिया से दगाबाजी सीखकर आज मेरे रक्स ने भी मुझे छोड़ दिया। नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। फिर कहां ढूंढूं, किससे पूछूं? आसमान से पूछा, जमीन से पूछा, चश्मे की लहरों, हवा के झोंकों, जंगल के दरख्तों से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं देता, सब चुप हैं। सुनो सुनो दरख्तों सुनो, तुम्हारे ही सब साए के नीचे मेरी जिंदगी का साया गायब हुआ है, उसे पैदा करो, वरना इस जंगल में आग लगाकर तुम्हें धुएं और बर्बादी में दफन कर दूंगा। जमीन कनीज मेरी है, फलक गुलाम मेरा, अजल की तरह है बेरहम इंतकाम मेरा, जमाना जिससे लरसता है मैं वो रुस्तुम हूं, नहीं सुना हो तो अब सुन लो मुझसे नाम मेरा।